हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रैटेजीज, जो कि सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भी बीएड नोट्स के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका आंसर। डिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देना अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। तो एन टॉमिल्सन क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या है, टीचिंग फिलॉसफी है विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट टीचर शुड अडेप्ट इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट डिफरेंसेस। तो टॉमिल्सन क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या है, टीचिंग फिलॉसफी है जो कि टीचर क्या करती है, अडेप्ट करती है इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट rather than matching students through the curriculum lockstep. Teachers should modify their instructions to meet students' varying readiness level, learning preference, and interest. Therefore, teacher proactively plans a variety of ways to get at and express learning. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने सीखा कि एन टॉमिल्सन कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एक टीचिंग फिलॉसफी है जिसमें टीचर अडेप्ट करती है इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स डिफरेंसेस, बल्कि ये नहीं करती कि स्टूडेंट को मैच करेंगी करिकुलम के साथ। टीचर क्या करती है, मॉडिफाई करती हैं अपने इंस्ट्रक्शंस को ताकि वो स्टूडेंट्स के रेडीनेस लेवल, उनके लर्निंग प्रेफरेंस और उनके इंटरेस्ट को मैच कर सके। ठीक है, और इसीलिए टीचर क्या करती है, प्रोएक्टिवली प्लान करती है वेराइटीज ऑफ वेज टू गेट एट एंड एक्सप्रेस लर्निंग। नाउ अगेन टॉमिल्सन सेज definition, according to Tomlinson, differentiation is a classroom practice that looks eyeball to eyeball with the reality that children differ and the most effective teachers do whatever it takes to hook the whole range of children on learning. तो टॉमिल्सन क्या कह रहे हैं इस डेफिनेशन में कि डिफरेंशिएशन जो है ना वो क्लासरूम में प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आँख के बदले आँख, ठीक है, बल्कि रियलिटी तो ये है ना कि जो चिल्ड्रंस हैं वो हर एक बच्चा अलग है, डिफरेंट है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, हर एक वो तरीका अपनाना चाहिए जो भी सबसे इफेक्टिव हो बच्चे को लर्निंग में इन्वॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नाउ लेट्स सी द एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन। सो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या है, इट मीन्स टीचर्स प्रोएक्टिवली प्लान वेराइड अप्रोचेस टू व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न। टीचर क्या करती है, प्रोएक्टिवली प्लान करती है अलग अलग अप्रोचेस जो कि स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट को क्या लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, और कैसे जो स्टूडेंट ने जो लर्न किया वो कैसे पता चलेगा कि हाँ उसने ये लर्न कर लिया है। तो इट मीन्स टीचर्स प्रोएक्टिवली प्लान वेरियस अप्रोचेस। ठीक है, दिस इज द कीवर्ड कि वेरियस अप्रोचेस टू व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न, स्टूडेंट को क्या लर्न करना चाहिए, हाउ विल दे लर्न, कैसे लर्न करेंगे, एंड हाउ विल दे शो व्हाट दे हैव लर्न, और वो कैसे दिखाएंगे कि उन्होंने क्या लर्न किया है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन इज मेकिंग श्योर दैट राइट स्टूडेंट्स गेट द राइट लर्निंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मैच्योरेशन लेवल, रेडीनेस लेवल, राइट स्टूडेंट को राइट लर्निंग मिलनी चाहिए। अभी अगर वो बच्चे का लर्निंग रेडीनेस ये है कि उसको एडिशन सीखना है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा सकते। तो यू कैन गिव द एग्जाम्पल कि राइट स्टूडेंट को राइट लर्निंग फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग मल्टीपल ऑप्शंस टू स्टूडेंट्स के सामने मल्टीपल ऑप्शन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक ही ऑप्शन दिया और बोला चूज इट, नो, मल्टीपल ऑप्शंस। नेक्स्ट, इट इज़ अ टीचर्स रिस्पॉन्स टू लर्निंग नीड्स। तो ये जो टेक्निक है इसमें मेनली टीचर का रिस्पॉन्स इम्पॉर्टेंट है टू लर्निंग नीड्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। सो जैसे हमने देखा डिफरेंशिएशन क्या है, रिस्पॉन्सिव टीचिंग है। इसमें हम हर एक बच्चे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, टीचर रिस्पॉन्ड कर रही है। इसमें ऐसा नहीं कि हम एक साइज़ में सारे बच्चों को फिट कर रहे हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग बच्चों के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है, रिस्पॉन्सिव टीचिंग है rather than one size fits all teaching. Next, differentiated instructions involves giving students choice about how to learn and how to demonstrate their learning, even in the playing field for everyone. तो फॉर एग्जाम्पल कि टीचर को कोई प्रोजेक्ट करवाना है हिस्ट्री का, तो टीचर क्या कर सकती है, कुछ बच्चों को बोल सकती है कि आप एक्ट करके दिखाओ हिस्टोरिकल इवेंट्स के,
तो कुछ बच्चे डिबेट कर सकते हैं, कुछ बच्चे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, अलग अलग चॉइस देने चाहिए। नेक्स्ट, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है इज द वे इन विच अ टीचर एंटिसिपेट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू अ वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स नीड इन द क्लासरूम। तो एज वी हैव स्टडीड कि डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन क्या है, जिसमें टीचर एंटिसिपेट करती है, अंडरस्टैंड करती है स्टूडेंट्स की वैरायटी ऑफ नीड्स को और फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है। नेक्स्ट, instructions can be differentiated by differentiating content, process, product and learning environment। तो जो भी हम instructions दे रहे हैं एज अ टीचर वो डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंशिएटिंग कंटेंट। हम हर एक बच्चे को एक ही चीज़ नहीं सिखा सकते, उनका क्या रेडीनेस लेवल है, क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से हम उनके लिए कंटेंट अलग अलग बना सकते हैं, अलग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग स्टाइल। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम उसको अब जो हमारे मैथ्स साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको गाने के थ्रू सिखा सकते हैं। प्रोडक्ट क्या एंड प्रोडक्ट चाहिए हमें लर्निंग से, और उनका लर्निंग एनवायरनमेंट भी। कोई कोई बच्चों को क्लास में बैठ के पढ़ना नहीं पसंद है, तो वी कैन टेक देम एक्सकर्शन या पार्क में लेके जाके सिखा सकते हैं। तो जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिफ्रेंशिएटेड कैसे होंगे, बाय द डिफ्रेंशिएटिंग कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट and learning environment. So these are the characteristics we have studied. Now let's see what are the strategies for differentiated instructions. As a teacher हम क्या क्या strategies दे कर सकते हैं for the students. So the पहली strategy है वो है total group, alone, partners और small group। तो इसमें है आपके चार T टोटल ग्रुप, A अलोन, थर्ड पार्टनर्स और S स्मॉल ग्रुप्स। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट का क्या रेडीनेस लेवल है, स्टूडेंट की नीड क्या है, उसके हिसाब से वी कैन हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को या तो हम पूरे बच्चों के साथ टोटल ग्रुप में सिखा सकते हैं, या फिर वो बच्चा अकेले सीखना चाहता है तो अलोन सिखा सकते हैं, या फिर हम उसको किसी के साथ पार्टनर में रख सकते हैं, या फिर छोटे छोटे ग्रुप स्मॉल ग्रुप्स में। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी। नाउ टू मैनेज अ डिफरेंशिएटेड क्लास अ टीचर में यूज डिफरेंट ग्रुप्स, और उसी डिफरेंट ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, टप्स, TAPS, टोटल ग्रुप, अलोन, पार्टनर और स्मॉल ग्रुप। टोटल ग्रुप, अलोन, पार्टनर्स और स्मॉल ग्रुप। नाउ दीज ग्रुप्स आर फ्लूइड, ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड है, रिजिड है, ये फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं, in that they can change depending on the needs of the class, the desired outcome of the teacher। तो depending on the need of the class या फिर टीचर की कुछ डिजायर्ड आउटकम्स है वो एक बार अचीव हो गई, और द लर्निंग प्रोग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेशन क्या है उसके हिसाब से ये जो ग्रुप है इट कैन चेंज। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स है ये फ्लूइड है और ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट फैक्टर्स। पहला तो नीड ऑफ द क्लास, दूसरा टीचर की क्या डिजायर्ड आउटकम्स है, और तीसरा स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेशन क्या है। डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर्स दिस ग्रुप कैन चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट को हम पहले अलोन में सिखा रहे थे, अभी हमें लग रहा है कि हाँ इसको आने लगा है और ये अभी दूसरों के साथ भी सीख सकता है, तो हम उसको स्मॉल ग्रुप में भेज सकते हैं, फिर स्मॉल ग्रुप से हम उसको पार्टनर्स में भेज सकते हैं या फिर टोटल ग्रुप में। ठीक है, नाउ टीचर्स में विश टू यूज हेट्रोजीनियस ग्रुप्स। टीचर की मर्जी है कि उनको हेट्रोजीनियस मतलब ऐसे ग्रुप जहाँ पे हर एक स्टूडेंट के पास डिफरेंट स्किल्स है, डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट स्किल लेवल है, डिफरेंट इंटरेस्ट है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है, तो वो उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, दो ग्रुप्स हो सकते हैं, टीचर की मर्जी। लेट्स से टीचर ने दो ग्रुप बनाया तो हम उसको हेट्रोजीनियस ग्रुप का बोलेंगे जब सारे स्टूडेंट के पास डिफरेंट स्किल्स हो, डिफरेंट इंटरेस्ट हो, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल हो। लेकिन टीचर ने एक ऐसा ग्रुप बनाया जहाँ पे स्टूडेंट के पास सिमिलर लेवल ऑफ स्किल, इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल हो। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि टीचर क्या कर सकती है, ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप स्ट्रैटेजीज अपना सकती हैं, टोटल ग्रुप, अलोन, पार्टनर्स और स्मॉल ग्रुप। इसमें हमने सीखा कि ये जो ग्रुप है वो फ्लूइड है, वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर। क्या क्या फैक्टर थे, नीड ऑफ द क्लास, डिजायर्ड आउटकम ऑफ द टीचर, और तीसरा क्या था, लर्निंग प्रोग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट। फिर टीचर की विश है कि टीचर को हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है कि होमोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास, हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट स्किल हो, इंटरेस्ट हो और लर्निंग स्टाइल हो, और होमोजीनियस मतलब सेम लेवल ऑफ स्किल, इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल हो।
अब हम आते हैं अपने दूसरे सेकेंड स्ट्रैटेजीज पे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की सेकेंड स्ट्रैटेजी है वो है टिक टैक टो चॉइस बोर्ड। तो टिक टैक टो चॉइस बोर्ड, इसमें क्या होता है कि टीचर क्या करती है, टिक टैक टो चॉइस बोर्ड देती है स्टूडेंट्स को। और ये जो बोर्ड है ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है to participate in multiple tasks that allow them to practice skills they have learned in class or to demonstrate and extend their understanding of concepts. ठीक है, and from the board student either choose or are assigned 3 adjacent or diagonal tasks to complete. जैसे हम ये खेलते हैं ना एक्स एंड ज़ीरो, तो उसमें कैसे बोर्ड एक्स ज़ीरो हम करते हैं, अरेंज करते हैं। इन द सेम वे ये टिक टैक टो एक बोर्ड होता है, चॉइस बोर्ड। इसमें स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या करेगा, या तो कोई कॉन्सेप्ट है, लेट्स से कि मुझे कोई पोएम सिखाना है, तो पोएम की मैंने 3 लाइन्स या 6 लाइन्स की पोएम्स है वो, तो मैंने उसके हर एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के अलग कर दिया, पजल टाइप, जैसे हम पजल अरेंज करते हैं, तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, उसको अरेंज करके अपनी पोएम क्रिएट कर सकता है। या फिर मैंने पूरे वो टिक टैक बोर्ड में क्या कर दिया, अलग अलग 6 असाइनमेंट्स लगा दिए, और स्टूडेंट की मर्जी कि उसको कौन सा असाइनमेंट चूज़ करना है। तो ये क्या करता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो खुद चॉइस कर सके। एज अ टीचर हम उनके ऊपर कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि आपको यही प्रोजेक्ट करना है या कुछ करना है। हम क्या कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें मल्टीपल टास्क में, और इसकी वजह से क्या होगा, वो प्रैक्टिस कर पाएंगे अपनी स्किल्स को, जो भी उन्होंने क्लास में सीखा है वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, और जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड की हैं उसको। तो ये बोर्ड जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, आइदर चूज़ करता है या फिर वो असाइन कर सकते हैं हम उसको 3 कोई भी टास्क जो वो कंप्लीट करें। ठीक है, अब ये जो चॉइस बोर्ड हम बनाते हैं ना, वो क्या करता है, स्टूडेंट्स की रेडीनेस, इंटरेस्ट और लर्निंग प्रेफरेंस को एड्रेस करता है, एंड दे आर ईजिली अडेप्टेड टू अ सब्जेक्ट एरिया। किसी भी सब्जेक्ट में यू कैन यूज़ दिस टिक टैक टो चॉइस बोर्ड। ठीक है, सिंपल है ये, एक जैसे x0 खेलते हैं वैसे एक बोर्ड होता है, उसमें एज अ टीचर हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट हम उसमें ऑप्शंस लगा देते हैं पजल टाइप, एंड स्टूडेंट्स को बोलते हैं 1 स्टूडेंट्स कम एंड चॉइस इट, चॉइस करके वो अपने रेडीनेस, अपने इंटरेस्ट और अपने लर्निंग प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ करते हैं। हम उसमें कोई क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पोएम का एग्जांपल दिया कि मैंने 2-3 लाइन पोएम की यहाँ वहाँ अरेंज कर दी, या तो बच्चा भी खुद उसको पजल की तरह सॉल्व करके पोएम पूरा अरेंज कर रहा है। या फिर मैथ्स में हम कर सकते हैं कि हमने नंबर यहाँ वहाँ कर दिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड ऑल दैट, तो बच्चा अरेंज कर रहा है सेम ग्रुप्स को। ठीक है, थर्ड स्ट्रैटेजी देखते हैं, लेयर्ड करिकुलम। लेयर्ड करिकुलम जो है ये एक ऐसा अप्रोच है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें 3 लेयर मॉडल बनाते हैं। तो इस लेयर का जो नाम है, पहला है जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे है वो है सी, बेसिक लर्निंग, फिर उसके बाद एप्लीकेशन, और तीसरा है ए, क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम छोटी क्लास में होते हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड, सेकेंड से 5th स्टैंडर्ड में, तो उस वक्त हमारी बुक्स में क्या होती हैं, वही सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में सीखते हैं, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड, ये सारे रहते हैं। तो ये जो लेयर्ड करिकुलम है, ये एक तरीका है, इसमें 3 लेयर मॉडल होते हैं दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू यूज़ हायर लेवल थिंकिंग स्किल एट दे वर्क थ्रू द लेयर्स। जैसे जैसे वो एक एक लेयर पार करते जाएगा, और जैसे ही सबसे पहले लेयर में पहुंचेगा तो उसकी थिंकिंग जो होगी वो कैसी होगी, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द लोवेस्ट लेवल जो है सी लेवल, और सी लेवल का नाम क्या है, बेसिक लर्निंग स्किल्स। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट गैदर करता है इंफॉर्मेशन एंड ऐड टू देयर बैंक ऑफ नॉलेज। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें लर्न कर रहा है, इसमें कुछ सोच नहीं रहा है, कुछ उसकी थिंकिंग स्किल नहीं बढ़ रही। बस सी लेयर में क्या हो रहा है, जो बेसिक लेयर, ये क्या है, बेसिक लेयर है कॉम्पिटेंसी का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है व्हाट ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू, हर एक बच्चे को ये करना ही चाहिए। ठीक है, इफ़ स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट द टास्क, अगर स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली टास्क को जो भी रिक्वायर्ड थी सी लेयर में, फिर उसको सी ग्रेड मिलता है। और फिर वो सारी ये जो है सी लेयर में, इसमें कैसी एक्टिविटीज़ होती है, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमने सीख लिया कि ओके, हेड है, नोज है, आइज एंड ऑल दैट, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसने लर्न की सी लेयर में। ठीक है, फिर बच्चे ने जैसे ही सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली, अब वो नेक्स्ट लेवल में जाएगा बी लेयर में, जो है एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन में क्या होगा कि लेट्स से अभी जैसे मैं हिस्ट्री का एग्जांपल लेती हूँ कि हिस्ट्री में बच्चा सी लेयर में क्या सीखेगा, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे कि ये डेट क्या थी, उस लड़ाई, ये लड़ाई कब हुई, ठीक है, वो डेट लर्न कर रहा है, इंडिपेंडेंस कब मिली, सब एवरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही इज़ लर्निंग। लेकिन जैसे ही वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लर्न कर लेगा, सी लेयर उसने पार कर लिया, अब वो जाएगा बी लेयर में। बी लेयर में क्या करेगा, वो एप्लीकेशन करेगा उसका कि वो ये क्यों हुआ, वो उस चीज़ की एक्शन करके दिखा सकता है, ठीक है। तो बी लेयर प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई, जो भी इंफॉर्मेशन उसने सी लेयर में सीखी है उसको अप्लाई करेगा बी लेयर में, मैनिपुलेट एंड प्ले विद द इंफॉर्मेशन दे गैदर्ड वेल कंप्लीटिंग सी लेयर। तो सी लेयर करते समय जो भी इंफॉर्मेशन उसने गैदर की है वो उसको अप्लाई करेगा, मैनिपुलेट कर सकता है, प्ले कर सकता है। टिपिकली जो बी लेयर है वो रिक्वायर करता है स्टूडेंट्स को टू अप्लाई, मैनिपुलेट, डिस्कवर, हाइपोथाइज एंड प्रूव, डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो देखो सी लेयर में क्या था, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान था, लेकिन बी लेयर में क्या है कि स्टूडेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन सी लेयर में गेन की है उसको बी लेयर में क्या करेगा, वो अप्लाई कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब जैसे कि लेट्स से सी लेयर में उसने सीखा था कि 2+2 = 4, ठीक है। तो जब वो बी लेयर में आएगा तो उसको ये भी पता चलेगा अच्छा 2+2 करने से 4 नहीं आता, 2 × 2 करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, एक तरीके का एडिशन ही है, ठीक है। तो वो ये सारी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेगा, डिस्कवर करना सीखेगा, हाइपोथाइज करना सीखेगा, प्रूव, डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो स्टूडेंट जो कंप्लीट कर लेते हैं सी लेवल और बी लेवल दोनों, उसको कौन सा ग्रेड मिलता है, बी ग्रेड मिलता है। फिर फाइनली जब बच्चा सी लेयर और बी लेयर कंप्लीट करके ए लेयर में पहुंचता है, फिर क्या करते हैं, फाइनली जो ए लेयर है उसको हम टॉप लेयर भी बोलते हैं, उसमें स्टूडेंट क्या करता है, क्रिटिकली थिंक करता है अबाउट एन इशू। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, सी लेयर में अगर उसने लर्न किया है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंस कब मिलती है, क्या होता है, ठीक है, अब वो सोचेगा अगर ऐसा हुआ होता, वैसा हुआ होता, तो क्रिटिकली थिंक कर रहा है। तो फाइनली ए लेयर में क्या होता है, स्टूडेंट जो है दे स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट एन इशू। और पर्पस क्या है ए लेयर का, कि स्टूडेंट को हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल सिखा सके ताकि वो उसको अप्लाई कर सके अपने डेली लाइफ में भी, ठीक है। तो ए लेयर जो है उसमें क्या कंसिस्ट होता है, क्वेश्चंस होते हैं जो कि आस्क करता है स्टूडेंट को टू एनालाइज अ टॉपिक, ठीक है। बेसिकली देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर्स एग्जिस्ट। स्टूडेंट हु सक्सेसफुली कंप्लीट सी, बी एंड ए लेयर्स एक्टिविटीज अर्न एन ए ग्रेड, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। ये वाली स्ट्रैटेजीज लेयर्ड करिकुलम, इसमें क्या है, 3 लेयर है, पहले है सी, फिर बी और ए। सी में क्या है, स्टूडेंट क्या लर्न कर रहा है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फिर बी में क्या कर रहा है स्टूडेंट, वही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन कर रहा है बी। जैसे सी में अगर उसने सीख लिया एडिशन, तो अब वो बी में आके जब मल्टीप्लिकेशन सीखेगा तो वो एनालाइज करेगा, अच्छा ये भी एक तरीका है एडिशन करने का, बस उसको नाम दिया है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर जब ए में आएगा तब वो उसको रियल में अपने डेली लाइफ में अप्लाई करेगा, जब कोई सामान खरीद रहा है तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लेयर्ड करिकुलम। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। तो फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग जैसे सेम हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, टैप्स, टोटल ग्रुप, अलोन, पार्टनर्स एंड स्मॉल ग्रुप। तो वैसे ही फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग भी है, बट फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि स्टूडेंट की सीट बदल रहे हैं हम यहाँ से वहाँ, नो, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग नीड्स, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग क्या है, इज मोर देन जस्ट मूविंग अ स्टूडेंट सीट, इट इज़ अ प्रैक्टिकल वे टू डिफ्रेंशिएट एज लर्निंग नीड्स डिक्टेटेड. Flexible grouping is a range of grouping students together for delivering instructions. This can be as whole class, a small group और with a partner. तो सेम जैसा हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी पढ़ी थी वैसे ही है. फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग क्रिएट क्या करता है, टेम्पररी ग्रुप दैट कैन लास्ट फॉर एन आवर, वीक और इवन अ मंथ, ठीक है. एंड इट्स नॉट परमानेंट, but it is a temporary way for students to work together in a variety of ways and configuration depending upon the activity and learning outcomes. कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है, थोड़ी देर के लिए हमने ग्रुपिंग कर दी, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग. In order to successfully differentiate instructions through flexible grouping, teachers must consider students learning profile. तो हर कितनी भी स्ट्रैटेजीज हम पढ़ लें,
हर स्ट्रैटेजीज में यही आ रहा है कि स्टूडेंट के रेडीनेस लेवल को, स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट, स्टूडेंट का लर्निंग प्रोफाइल को ध्यान में रख के ही टीचर्स को अपने इंस्ट्रक्शंस अडैप्ट करने पड़ेंगे. In order to promote maximum learning, students need to move frequently among groups according to their specific needs. तो मैक्सिमम लर्निंग हो सके इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे को फ्रीक्वेंटली अलग अलग ग्रुप्स में भेजना पड़ेगा. लेट्स से कि पहले बच्चे को सबके साथ मिलके वो नहीं पढ़ पाता था, तो उसको हमने कैसे पढ़ाया, अलोन पढ़ाया. लेकिन जैसे जैसे उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो अब उसको हमने पार्टनर्स में वो भेज दिया. तो डिपेंडिंग ऑन देयर नीड वी कैन move, we can change the groups. Now last strategy है know, understand and do. KUD, know, understand and do. तो इसमें क्या बोलते हैं, कैरल एंड टॉमिल्सन क्या बोलते हैं, ये सजेस्ट करते हैं that only when educators have defined for themselves the outcome they expect from students can they begin to effectively develop units of study designed to meet students' needs. So she says the first step in designing an effective and differentiate unit is to focus. Using KUD helps teachers maintain focus. तो क्या होता है कि जब हम अपने बच्चों के लिए यूनिट्स वगैरह तैयार करते हैं, कि करिकुलम रेडी करते हैं, तो हमें स्टूडेंट्स की नीड को भी ध्यान में रखना पड़ेगा while designing our study material. Okay, and she says that the first step in designing an effective and differentiated unit is to focus, and we have to use KUD helps teachers maintaining focus. Now a fundamental premises of differentiating instructions is that you as a classroom leader have to take steps that guarantee your students will learn what they need to meet curriculum guidelines and state standards. तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि हम टीचर्स जो है वो क्लासरूम लीडर्स है ना, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गारंटी लेनी पड़ेगी कि हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सीखेंगे. हम जो भी अपना करिकुलम बना रहे हैं, करिकुलम गाइडलाइंस बना रहे हैं और स्टेट स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, वो स्टूडेंट सीखने के लिए रेडी है कि नहीं है, हमारा करिकुलम उसके हिसाब से होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो. ठीक है, दैट मीन्स बिफोर यू बिगिन अ यूनिट ऑफ स्टडी यू नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एज अ टीचर वी शुड नो कि हम अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ना कि हाँ उसको पूरा हार्ट स्ट्रक्चर आना चाहिए या कुछ. पहले तो हम उससे यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि उसको बॉडी पार्ट्स पता होने चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, के मतलब नो. तो एज अ टीचर वी शुड नो कि व्हाट आर द लर्निंग रेडीनेस ऑफ द स्टूडेंट. नाउ आफ्टर नोइंग दिस हम क्या कर सकते हैं, as you prepare a unit explicitly detailed exactly what is you want students to know, understand and do. अब हम क्या करेंगे, अपने जो भी करिकुलम गाइडलाइंस है या फिर हमारी लेसन प्लान है, जो भी है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, बच्चे को क्या पता हो, व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो. फिर सेकेंड स्टेप में हम सीखेंगे कि व्हाट स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड. नाउ आफ्टर नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स व्हाट स्टूडेंट्स शुड डू विद दैट जो भी हम सिखा रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने उसको सिखाया मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो वो क्या करेगा, वो उसको नो करेगा, मतलब सिर्फ जानेगा. फिर सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है कि अच्छा स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेगा कि मल्टीप्लिकेशन इज अनदर वे टू ऐड नंबर्स ओनली. एंड थर्ड डू, मतलब वो जो भी उसने नो किया है, जो भी उसने अंडरस्टैंड किया, अब उसको सच में यूज़ कैसे करेगा. तो स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स requiring multiplication, students while buying anything, student use the concept of multiplication. तो ये सारे वो यूज़ कर रहा है. तो हमें ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इस स्ट्रेटजी में, के मतलब नो, यू अंडरस्टैंड एंड डी डू. तो वो क्या बच्चे को पता होना चाहिए, क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको कैसे यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा, कैसे डू करेगा, वो सारी चीज़ें. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इवैल्यूएशन मेथड. अब हम अगर अपनी क्लास में डिफरेंशिएटेड लर्निंग यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है इवैल्यूएशन करने की. तो पर्सनलाइज्ड रूब्रिक्स हमें तैयार करना पड़ेगा. रूब्रिक्स क्या होते हैं, असेसमेंट टूल्स होते हैं. उसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं होता कि बच्चे ने इतने मार्क्स लाए तो ही वो इतना परसेंट, नहीं, इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो पर्सनलाइज्ड, हर एक बच्चे का पर्सनलाइज्ड रूब्रिक हम बना सकते हैं
विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन और पर्टिकुलर एक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। और रूब्रिक्स जो है वो डेवलप किया जा सकता है बाय स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। तो रूब्रिक क्या एक असेसमेंट टूल है, तो इस तरीके से हम इवेलुएट कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोज हैं। प्रोज मतलब मेरिट्स क्या क्या हैं, इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं इस मेथड में, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस में। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो है इसमें क्या प्रोज हैं, तो सबसे पहला कि रिसर्च ऐसा दिखाता है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो है वो इफेक्टिव हैं फॉर हाई एबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज ऐसे स्टूडेंट जो माइल्ड और सीवियर डिसेबिलिटीज है। मतलब अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो भी उसके लिए डिफरेंशिएटेड लर्निंग हेल्प काम करेगा, और स्टूडेंट बहुत डिसेबल है तो भी उसके लिए ये काम करने वाला है। When students are given more options on how they can learn material, they take on more responsibility for their own learning. अगर स्टूडेंट को ये पता रहेगा, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस है कि ये चीज़ें कैसे सीख सकता है, तो वो ज़्यादा जिम्मेदारी से अपना लर्निंग करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, स्टूडेंट्स अपीयर टू बी मोर इंगेज्ड इन लर्निंग एंड दे आर रिपोर्टेडली फीवर डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम वेयर टीचर्स प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड लेसन्स। तो टीचर स्टूडेंट अपने लर्निंग में जब इंगेज है तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन प्रॉब्लम तो क्लास में इतनी होगी नहीं। ये सारे क्या है उसके फ़ायदे हैं, प्रोज है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्स, क्या क्या डीमेरिट्स हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के। तो ऑब्वियसली हमें क्लास में पढ़ाने के लिए सिर्फ आधा घंटा मिलता है या 40 मिनट, जो भी है, हर एक स्कूल का अलग रिक्वायरमेंट है। तो हम उस 40 मिनट में हर एक बच्चे के ऊपर डिफरेंशिएटेड लर्निंग नहीं कर सकते, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो है इट रिक्वायर्स मोर वर्क एंड ड्यूरिंग लेसन प्लानिंग एंड मेनी टीचर्स स्ट्रगल टू फाइंड द एक्स्ट्रा टाइम इन देयर शेड्यूल। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता कि हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दे सकें। और इसमें क्या होता है कि अगर हम समझो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देने भी लगे तो इसमें क्या होता है, कई बार हम हमारा जो गोल है उससे भटक जाते हैं, हम किसी और ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। द लर्निंग कर्व कैन बी स्टीप, जैसे कि मैंने बोला कि अगर एक स्टूडेंट है उसको म्यूज़िक के थ्रू सीखना पसंद है, तो मैंने उसको म्यूज़िक के थ्रू साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया, तो धीरे धीरे पता चला कि हम अलग ही डायरेक्शन में चले गए, म्यूज़िक वाले फील्ड में चले गए। तो यहाँ पे क्या होता है, द लर्निंग कर्व कैन बी स्टीप एंड सम स्कूल लैक प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिसोर्सेज, तो और उतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट देयर इजंट इनफ रिसर्च टू सपोर्ट द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस आउटवेइंग द एडेड प्रिपरेशन टाइम। और इतना ज़्यादा पहले प्रिपरेशन टाइम दो और फिर करो और उतना रिजल्ट भी नहीं आता है, तो ये उसके सारे कॉन्स हैं, डीमेरिट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए। एंड टॉमिल्सन की ये बात याद रखनी है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या है, टीचिंग फिलॉसफी है, जो कि टीचर क्या करती है, अडेप्ट करती है अलग अलग इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट। और इस टॉपिक में पूरा आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली अपना एक आंसर अच्छे से लिखना है। एंड we can add a quote also कि education is not for life, education is a life itself. This is a quote of John Dewey. So we can end by writing a nice conclusion, और इसमें ये quote भी ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आंसर राइटिंग के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ए टीचर हम कैसे अपने स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज अलग अलग अपना सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज सीखी हमने। पहला स्ट्रैटेजी जो था, हमने सीखा कि कैसे हम टैप्स, टोटल ग्रुप, अलोन, पार्टनर्स और स्मॉल ग्रुप। फिर हमने सीखा टिक टैक टो, चॉइस बोर्ड। फिर हमने सीखा फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, और फिर हमने सीखा था KUD, नो, अंडरस्टैंड एंड डू, और हमने लेयर्ड करिकुलम। ये सारे स्ट्रैटेजीज हमने सीखे, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करके वी कैन बिकम अ वेरी गुड टीचर। और ऐसे ही B.Ed नोट्स के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।